अच्छा बेटा, आज है 13 दिसंबर और 2025। आज की क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स का पेपर कल है, इसलिए आज वो क्लास लाइव अटेंड नहीं कर रहे हैं। जो हमने लास्ट क्लास में जहाँ से छोड़ा है उसी जगह से कंटिन्यू कर रहे हैं। अलबत्ता इसमें एक बात लास्ट क्लास में यहाँ पे छोड़ी थी, शायद ग्राफ इसका पूरा नहीं किया था, तो उसका ग्राफ मुझे भी पूरा करना चाहिए। ग्राफ क्या चीज़ होती है, तो ज़रा गौर से सुने। हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी हुई होती है, EMF इज इक्वल टू V प्लस IR। और लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, अगर मैं V को सब्जेक्ट बना लूँ और इस IR को उधर भेज दूँ, तो प्लस IR था, उधर आके माइनस IR हो गया। तो y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है जनाब, इस वाले ग्राफ की ये इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक। और इस इक्वेशन में ये y एक्सेस है और ये y इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। और जो इसका ग्रेडियंट होता है, ठीक है जनाब, जो ग्रेडियंट होता है वो रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब कहना क्या चाह रहा हूँ, तो जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन बेटा ये है कि आपके पास एक बैटरी थी, उस बैटरी का ग्राफ उन्होंने बनाया हुआ है। आपसे चाहते हैं कि एक दूसरी बैटरी का ग्राफ आप बनाएं। आपने ग्राफ बनाना है एक दूसरी बैटरी का जिसकी ईएमएफ कम है। ईएमएफ कम है, ठीक है। एक बात, ईएमएफ भी कम है और दूसरी बात उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ईएमएफ वाई इंटरसेप्ट होता है और ग्रेडियंट इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम है और वाई इंटरसेप्ट भी कम है। तो वाई इंटरसेप्ट को बेटा लो नंबर पे लेकर आ जाए, अपनी मर्जी है, किसी भी लो नंबर पे लेकर आ जाए। तो फॉर एग्जांपल हमने इसका वाई इंटरसेप्ट 5 वोल्ट पे लेकर आ गए। ठीक है, एक बात हो गई। फिर उसका ग्रेडियंट कम है। ग्रेडियंट कम होने में उमर से पूछूंगा, उमर इस ग्रीन वाली लाइन का ग्रेडियंट कम है या इस ब्लू वाली लाइन का ग्रेडियंट कम है? किसका ग्रेडियंट कम है? कौन से वाले का, ब्लू वाले का या ग्रीन वाले का? किसका ग्रेडियंट कम है बेटा? ब्लू वाले का ग्रेडियंट कम है। आपने सही बताया सर, ग्रेडियंट होता है एंगल। ग्रेडियंट मेजर करते हैं एंगल से, ठीक है ना। सर इसका एंगल बड़ा है, इसका ग्रेडियंट ज़्यादा है। इस गिवन लाइन से इसका ग्रेडियंट ज़्यादा है। और जो ब्लू लाइन बनाई है बड़ी सी, सर उसका ग्रेडियंट कम है। ठीक है जनाब। तो बेटा वानिया, आप मैथ के स्टूडेंट शायद नहीं है, इसलिए आपको स्पेशली ये बात सिखाना चाह रहा हूँ कि ग्रेडियंट का मतलब होता है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। जब क्वेश्चन में वो खुद कह रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस लो है, तो इसका मतलब है ग्रेडियंट कम है। और अगर ग्रेडियंट कम है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम बनाएंगे। तो ये वाला ग्राफ बनेगा जो मैंने ग्राफ बनाया है, जिसमें मैंने, आप देखिए कि इसकी ईएमएफ भी पहले से कम कर दी है और ग्रेडियंट भी बेटा मैंने पहले से कम कर दिया। तो ये क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, जो अभी हमने कंप्लीट कर लिया। आप शुरू कर रहे हैं नया क्वेश्चन। नए क्वेश्चन का पहला पार्ट है किरचॉफ फर्स्ट लॉ बताएं। किरचॉफ लॉ अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, बस बीच में आ गया तो इसलिए आपको ये सवाल निपटाना चाह रहे हैं। किरचॉफ लॉ हमें ये बताता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर या दो से ज्यादा रेजिस्टर कनेक्टेड हो, इट इज कॉल्ड जंक्शन। इस जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है 3.6। इसमें तो एक ही करंट आ रहा है, सम टाइम एक से ज्यादा करंट आ रहे होते हैं। तो सम ऑफ वो करंट जो कि जंक्शन में आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं सम ऑफ करंट इनटू जंक्शन। जो जंक्शन में इनटू करंट है उसका सम कर लें, और सम ऑफ करंट आउट फ्रॉम जंक्शन। जंक्शन में अंदर आने वाला करंट और जंक्शन से बाहर जाने वाला करंट बराबर होते हैं। इस सवाल में देखें तो करीब आ रहा है 3.6 और दूर जा रहा है 2.1 और अननोन। अब जब ये कर लिया तो बेटा एक्स निकाल भी लें। तो 3.6 में से 2.1 माइनस करेंगे तो करंट आ जाएगा 1.5 एम्पियर।
तो लैंप का करंट 1.5 एम्पियर है और नीचे लोड का करंट 2.1 एम्पियर है। तो ये हमने करंट की वैल्यू बाय किरचॉफ रूल निकाल ली है, जो मुझे नहीं पता कि इसकी जरूरत थी भी या नहीं। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। सर इस क्वेश्चन में नोट करें कि बॉक्स के अंदर सर इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। इसका मतलब है सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सवाल है। जी हाँ, एक ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन है लैंप की रेजिस्टेंस बताएं। लैंप की रेजिस्टेंस बताएं। तो लैंप का करंट तो पता है 1.5। सर अगर लैंप का करंट पता है 1.5 तो लैंप का वोल्टेज आ जाएगा, और लैंप का वोल्टेज मुझे लग रहा है कि 4.4 है। लाइन थोड़ी सी मेरी टेढ़ी हो रही है। इट इज 4.4। ठीक है जनाब। तो वोल्टेज 4.4, करंट सर किरचॉफ से निकाला है 1.5, सर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी रेजिस्टेंस, एंड दिस इज 2.9 ओम। ठीक है ना। किरचॉफ से करंट निकाला, करंट से ग्राफ का वोल्टेज निकाला, वोल्टेज से रेजिस्टेंस निकाली। अब आपसे कह रहे हैं कि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस बताएं। बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस बताएं। अच्छा जी देखते हैं। ये है 2.9 ओम का, और इसका भी अगर हम चाहें तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हम एक और चीज मुझे लगता है कि सिखा देना चाहिए, ऑल्दो कि अभी हमने ये चीज आपको पढ़ाई नहीं है। वो किरचॉफ का ना एक सेकंड लॉ है, और किरचॉफ का सेकंड लॉ लूप को डील करता है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जंक्शन को डील करता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ लूप को डील करता है। लूप, इस लूप को देखें, इस लूप को देखें। इस लूप में यानी पहले क्लोज लूप बना लें। इस क्लोज लूप में देखें क्या क्या लगा हुआ है। तो आप कहेंगे सर क्लोज लूप में बैटरी लगी हुई है। सर बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट। ठीक है, सही जनाब, 12 वोल्ट। आगे चले। सर ये बैटरी से करंट जा रहा है 3.6 एम्पियर। याद रखना बैटरी से जितना करंट जाता है सर वापस भी उतना ही आ रहा होता है। जितना करंट जाएगा वापस भी उतना ही करंट आएगा। तो 3.6 एम्पियर जा रहा है, 3.6 एम्पियर आ रहा है। ठीक है। अलबत्ता ये बताइए बेटा, बैटरी का ये वोल्टेज कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है? आपको याद है बैटरी सोर्स होती है जो एनर्जी पैदा करती है। तो बैटरी से 12 वोल्ट पैदा हुआ, और ये 12 वोल्ट आ रहा है लैंप पर। बड़ा जरा लैंप पे लगाना आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। तो लैंप का आई आर होगा करंट 1.5 आर 2.9 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर ओम्स लॉ लगाइए आई आर। सर करंट है 3.6, सर आर कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने जबरदस्ती का आपको किरचॉफ सेकंड रूल भी पढ़ा दिया। किरचॉफ सेकंड रूल कहता है कि आप पूरे सर्किट को छोड़कर, पूरा सर्किट छोड़ दें, और इस पूरे सर्किट को छोड़कर आप एक लूप पकड़ लें। तो ये बेटा मैंने लूप पकड़ लिया, और इस लूप में देखिए मैंने नीचे वाले पार्ट को इग्नोर मारा हुआ है। नीचे वाले पार्ट को इग्नोर मार दिया, और जो मैंने ग्रीन कलर की एक बॉक्स बनाया है, इट शोज अ लूप। इस लूप में बैटरी पैदा कर रही है ईएमएफ, और ये ईएमएफ की एनर्जी खर्च हो रही है लैंप में, और खर्च हो रही है इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो किरचॉफ का सेकंड रूल ये है कि सेल की ईएमएफ बराबर होती है सम ऑफ पीडी ऑफ लोड, सम ऑफ पीडी ऑफ लोड। यानी बैटरी ने ईएमएफ पैदा की, एनर्जी पैदा हुई, ये पैदा हुई भी एनर्जी लैंप में खर्च हो रही है और इंटरनल रेजिस्टेंस में खर्च हो रही है। इट इज कॉल्ड किरचॉफ सेकंड रूल, जो कि अभी हमने टॉपिक प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं है, लेकिन काम चला सकते हैं। इसमें से बेटा आपने स्मॉल आर कैलकुलेट करना है। स्मॉल आर कैलकुलेट कर लें। सर ये प्लस है, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन में से स्मॉल आर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, एंड इट विल बी 2.1 ओम।
इट विल बी 2.1 ओम। बेटा वानिया, आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको मैंने किरचॉफ अभी प्रॉपरली नहीं पढ़ाया। क्या आपने स्कूल के अंदर किरचॉफ वगैरह सुना हुआ है? अच्छा, अभी सुना नहीं है। लेकिन आपको बात समझ में आ गई? ये पूरा सर्किट छोड़कर हम अपनी मर्जी से एक लूप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ग्रीन वाला लूप बनाया है। और इस लूप में देखते हैं कि बैटरी बैटरी की ईएमएफ होती है, और ये बैटरी की ईएमएफ V इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, सब पे हम इक्वेट करा देते हैं। इट इज कॉल्ड किरचॉफ सेकंड लॉ। बात तो समझ में आ गई बेटा वानिया? ठीक है जी। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई। जब इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गई, तो क्या क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ रहे हैं? जी हाँ सर, कुछ और भी पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो बैटरी है उसमें एनर्जी स्टोर थी 470 किलो जूल। ठीक है जनाब, 470 किलो जूल एनर्जी थी। एज्यूम दैट ईएमएफ एंड करंट नॉट चेंज। ठीक है जी, ईएमएफ कांस्टेंट होती है, करंट भी चेंज नहीं हो रहा, ईएमएफ भी चेंज नहीं हो रही। कह रहे हैं कैलकुलेट टाइम। टाइम बताएं एनर्जी का, फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी टू बिकम 240 किलो जूल। 240 किलो जूल। अच्छा जी, कितनी देर में 240 किलो जूल एनर्जी स्टोर होगी? स्टोर होगी नहीं, स्टोर नहीं होगी सर, बिकम। स्टोर नहीं होगी, बिकम। क्या मतलब? एनर्जी 470 थी, अगर बैटरी कंज्यूम होती रही होती रही होती रही होती रही, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं जनाब, जितनी एनर्जी स्टोर हुई हुई है, इस स्टोर्ड एनर्जी को 240 बिकम 240 तक आने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है जनाब, बैटरी में एनर्जी 470 है, 470 से एनर्जी 240 तक आने में कितना टाइम लेगी? किलो जूल है तो बेटा किलो की वजह से मैंने 1000 में लिख दिया। ये एनर्जी हो गई। ठीक है जनाब, ये एनर्जी हो गई कि 470 से 240 तक आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है जनाब, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 470 माइनस 240 होगी। 470 थी, 240 रह गई, कितनी खर्च हुई माइनस कर लिया। माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास एनर्जी। और आपको पता है एनर्जी बराबर होती है पावर इनटू टाइम। सर एनर्जी बराबर होती है पावर इनटू टाइम, और बेटा पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है जनाब, बैटरी का वोल्टेज, क्योंकि जो बात हो रही है वो सारी की सारी बैटरी की हो रही है, इसलिए मैंने V लिखने के बजाय ईएमएफ लिखना पसंद किया। ठीक, 470 में से 240 बटा कोई बच्चा माइनस करके मुझे बताए। 4 में से 2 गया, 2 बचा। 7 में से 2 गया, 3 बचा, ये 230 हो गया। ठीक है जी, 1000 ये रहा। ईएमएफ, बैटरी की ईएमएफ सर, बैटरी की ईएमएफ थी 12 वोल्ट। बैटरी की ईएमएफ थी 12 वोल्ट। बैटरी का करंट, बैटरी का करंट सर, बैटरी का करंट था 3.6 एम्पियर। बैटरी का करंट 3.6 एम्पियर। तो करंट 3.6 एम्पियर है, ईएमएफ 12 वोल्ट है, एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग टाइम। और जब आप टाइम कैलकुलेट करोगे तो टाइम आएगा 5300। टाइम कैलकुलेट करोगे तो बेटा टाइम आएगा 5300। इतने टाइम में, इतने टाइम में बैटरी की एनर्जी 470 किलो जूल से खर्च होते 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 240 पर आ जाएगी। जी बेटा वानिया, इज इट क्लियर? क्योंकि ये सवाल तो खैर सीधा सीधा पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी इनटू टाइम, या एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो ये सवाल कोई खास मेरा नहीं ख्याल मुश्किल था। सवाल है जी डिफाइन ओम। कभी भी किसी यूनिट को डिफाइन करना हो तो पहले उसका फॉर्मूला लिखा करो, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक, फिर आर की जगह लिखोगे ओम, वी की जगह लिखोगे वोल्ट, करंट की जगह लिखोगे एम्पियर। ठीक है ना, आर की जगह ओम, वोल्टेज की जगह वोल्ट, करंट की जगह एम्पियर। ठीक है जी, तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही बचकान है, जो मैं नहीं करा रहा। आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन एरिया। एरिया कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यूज दी हुई है, तो इसमें सर सवाल करने वाला है ही नहीं। अलबत्ता ये वही सवाल शुरू हो गया
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और ये सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं, क्या बात है। ठीक है ना, अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हम पहले ही कर चुके हैं, ये सवाल हमने करा हुआ है। अच्छा जी, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये इस पूरी शीट का सबसे आसान तरीन सवाल है, तो ये सवाल मुझे नहीं कराना चाहिए। आप खुद से ट्राई करेंगे, सबसे आसान तरीन, बिल्कुल आईजीसीएसई लेवल के स्टैंडर्ड का सवाल है। यानी कोई बहुत ही हल्का बच्चा हो तो उसको मैं आराम आराम से ये सवाल कराऊं, ठीक है ना। आप बच्चों को तो ये सवाल मुझे नहीं कराना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरूर कीजिएगा खुद से। अच्छा जी, मुश्किल सवाल हम सर्च कर रहे हैं, आसान सवाल नहीं करना चाहते। ये आ जाए, इस सवाल के अंदर भी काफी अच्छी अच्छी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है जनाब। क्वेश्चन नंबर 15, पहला तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ईएमएफ और पीडी का डिफरेंस बताएं। ठीक है जनाब। तो सर ईएमएफ हो या पीडी हो, सर सबकी डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है जनाब। और जब हम बैटरी पर होते हैं तो वो ईएमएफ होती है, और जब हम लोड पर होते हैं, जब हम लोड पर होते हैं तो ये पीडी बन जाता है। तो मैं तो यूं कहूंगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज एट सोर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, या टू कन्वर्ट, इसमें लिखा हुआ है सेल, अच्छा लिखा हुआ है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, सही। उसने लिखा हुआ है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कीजिएगा, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, और ये बैटरी की बात हो रही है। ठीक है, टू कन्वर्ट या टू ट्रांसफॉर्म, टू कन्वर्ट केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। और पीडी में, सर पीडी होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज एट लोड। ठीक है ना, लिखा हुआ है अक्रॉस लोड, तो मुझे एट लोड लिखने की जरूरत नहीं है, जगह भी नहीं है। टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट, रजिस्टर गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इनटू हीट। ठीक है ना, तो दोनों की डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बैटरी में केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, और रजिस्टर पर इलेक्ट्रिकल इनटू हीट। अच्छा जी, अब जरा आ जाए इस सवाल के ऊपर, जो सीरीज पैरेलल का सवाल है। क्वेश्चन बेटा ये है कि रजिस्टर वाई की रेजिस्टेंस 24 ओम है, सही है। जेड की रेजिस्टेंस 32 है, सर नजर आ रहा है। कह रहे हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग 4.8 वोल्ट है, यहाँ पे रीडिंग 4.8 वोल्ट है। ठीक। अच्छा, अब इस वाली बात को जरा याद करने की कोशिश करें कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट, 6 में से ऊपर चला गया 4.8 वोल्ट, ऊपर इस सेगमेंट में 4.8 वोल्ट। तो इस सेगमेंट में, क्योंकि ये सेगमेंट ऊपर वाले सेगमेंट के साथ सीरीज में, तो वोल्टेज बाकी इन दोनों पर आ जाएगा, 6 - 4.8, तो 1.2 वोल्ट इन दोनों पर होगा। ठीक है, ये वोल्टेज की नॉलेज हमने पहले से ही लिख ली है, और लिख लेना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आप पहले से जमा कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन जमा कर लें। तो दोनों का वोल्टेज मुझे पता है। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा, पूछ रहे हैं जेड का करंट बताओ, जेड का करंट बताओ। तो सर करंट होता है V अपॉन आर, करंट होता है V अपॉन आर। सर डिवाइड करेंगे ना तो ये आ रहा है करंट 0.15। ठीक है जनाब। वोल्टेज Z का 4.8, रेजिस्टेंस 32, तो करंट आ गया 0.15, ये करंट आ गया। अच्छा, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज टोटल पावर, टोटल पावर कितनी है, पावर। ठीक। अच्छा, आप जरा नोट कीजिएगा कि जो करंट आपने Z का निकाला है 0.15, सर यही 0.15 बैटरी से भी आ रहा होगा। सर वजह, क्योंकि वो करंट बेटा डिवाइड नहीं हुआ, याद रखना वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाता है,
वोल्ट मीटर में कभी करंट नहीं जाता है, ठीक है। तो यही 0.15 करंट जो आपने जेड का निकाला है, सर यही करंट बैटरी से आ रहा होगा। तो बैटरी की पावर होती है बैटरी की ईएमएफ, बैटरी का करंट। सर बैटरी का करंट 0.15 ही होगा जो जेड का करंट है, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हुआ है। बैटरी से 0.15 आ रहा है तो जेड का करंट भी 0.15 है। और जब आप इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई, तो सर पावर आएगी 15 6 90, ये आएगी जनाब 0.90। बैटरी से आने वाला करंट जेड के करंट के बराबर होगा, क्योंकि वो करंट डिवाइड नहीं हुआ। अच्छा जी, और आगे चले। कह रहे हैं कैलकुलेट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कभी भी इलेक्ट्रॉन की तादाद पूछे ना, इलेक्ट्रॉन की तादाद, तो हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं एनी, हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं एनी। इसमें कैपिटल एन कैलकुलेट करना है, इसमें बेटा कैपिटल एन कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल एन होगा करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय ई, करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय ई। करंट सर बैटरी का करंट है 0.15, बैटरी का करंट है 0.15। टाइम, सर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं फॉर 25 सेकेंड्स। ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ई एलिमेंट्री चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और बेटा जब आप इन सबको करोगे सॉल्व, तो सॉल्व करके रिजल्ट आने वाला है 2.3 एक्सपोनेंट 19, 2.3 एक्सपोनेंट 19। ये आ गया जी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की तादाद आ गई 2.3 एक्सपोनेंट 19, जो बैटरी से निकल रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद सवाल है एक्स और वाई की टोटल रेजिस्टेंस बताएं। अच्छा, एक्स और वाई की टोटल रेजिस्टेंस बताएं, टोटल रेजिस्टेंस एक्स और वाई की। तो सुनो बेटा, बैटरी से करंट आ रहा था 0.15, तो सर वही 0.15 करंट टोटल इन दोनों में आएगा, दोनों में 0.15 आएगा। तो V इज इक्वल टू आई आर। सर दोनों का टोटल वोल्टेज 1.2 है, ठीक है जनाब, दोनों का वोल्टेज 1.2 है। 6 में से 4.8 इधर गया, 1.2 इधर आ गया, दोनों का वोल्टेज 1.2 है। सर दोनों का टोटल करंट 0.15 है। टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है एक्स वाई की, एक्स वाई की टोटल रेजिस्टेंस। तो ये बन जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 0.15। तो बेटा ये एक्स और वाई की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, और एक्स और वाई की टोटल रेजिस्टेंस आ रही है 8 ओम। एक्स और वाई की टोटल रेजिस्टेंस बेटा आ रही है 8 ओम, ठीक है जनाब। एक्स और वाई में सर टोटल करंट 0.15 आ रहा है, एक्स और वाई में टोटल करंट 0.15 आ रहा है, एक्स वाई का टोटल वोल्टेज 1.2 है, एक्स वाई की टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इट इज 8 ओम। अच्छा बेटा वानिया, अगर आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रिंट आउट करके शीट सॉल्व करेंगे ना, तब तो आपको ये शीटें आराम से समझ में आएंगी, ठीक है जनाब। और अगर प्रिंटेड नहीं होगी ना, तो सीरीज पैरेलल और वेव का चैप्टर, ये दो चैप्टर तो मैं कहता हूँ भाई प्रिंट करके काम करना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी और वेव, बाकी खैर है। अच्छा जी, करंट टोटल रेजिस्टेंस आ गई 8 ओम। उसके बाद क्वेश्चन है, बताइए एक्स की रेजिस्टेंस कितनी है, खाली एक्स की रेजिस्टेंस, खाली एक्स की रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो सर एक्स और वाई की टोटल रेजिस्टेंस 8 है। सर एक्स की रेजिस्टेंस एग्जामिनर पूछ रहा है, सर वाई की रेजिस्टेंस 24 है, ठीक है जनाब। एक्स की रेजिस्टेंस मालूम करना है, वाई की रेजिस्टेंस 24 है,
और टोटल रेजिस्टेंस 8 है, टोटल रेजिस्टेंस 8 है, प्लस का 1/24, बेटा वहां जाकर माइनस का 1/24। एलसीएम लें, सॉल्व करें, एक्स की रेजिस्टेंस निकाल लें, एक्स की रेजिस्टेंस निकाल लें, कितनी आ रही है बेटा? 12 ओम आ रही है। एक्स की रेजिस्टेंस आ गई 12 ओम, एक्स की रेजिस्टेंस आ गई 12 ओम। सवाल वैसे खत्म हो गया। अब आखिरी बात क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जनाब अगर मैं एक्स की रेजिस्टेंस कम कर दूं तो बताइए वोल्ट मीटर की रीडिंग में क्या फर्क आएगा। इस बात को मैं डायरेक्ट समझाने के बजाय ना आपको एक चीज़ ज़रा अलग से प्रॉपर्ली समझाना चाहता हूँ। और बात बेटा वो ये है कि देखिए जब सीरीज में, और मुझे लगता है ऊपर नीचे मुझे करके बनाना चाहिए, अगर सीरीज में दो रजिस्टर लगे हुए हों, ठीक है ना, दो रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हों, तो सीरीज में जो ये वाला वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज दोनों में डिवाइड हो गया होता है, इधर और इधर वोल्टेज डिवाइड हुआ हुआ होता है, ठीक है ना। टोटल वोल्टेज 12 था, नहीं सर 6 था, 6 था। टोटल वोल्टेज 6 था, 6 में से 1.2 इधर था, 4.8 ऊपर था, ठीक है जी। अच्छा आप जरा सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है जनाब, ये वेरिएबल रजिस्टर है, मैं इस वेरिएबल रजिस्टर से रेजिस्टेंस कम कर सकता हूं। अगर आपने इस सेक्शन की रेजिस्टेंस को कम किया, रेजिस्टेंस कम होगी ना तो इसका वोल्टेज कम हो जाएगा। ये 1.2 था, शायद वोल्टेज हो गया 1.0, और अगर इधर वोल्टेज 1.0 हो गया तो सर ऊपर वाला वोल्टेज 5.0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये वाले वोल्टेज का सम 6 इक्वल टू दिस नंबर प्लस दिस नंबर। तो अगर ये 1.2 1.0 पर आया तो बराबर वाला 4.8 से 5 पर आ जाएगा। मतलब एक का वोल्टेज कम हो रहा होता है तो दूसरे का वोल्टेज बढ़ रहा होता है। दोबारा सुनिए, सर वेरिएबल रेजिस्टर है, अगर आप रेजिस्टेंस कम करेंगे तो इसका वोल्टेज कम हो जाएगा। सर इसका वोल्टेज कम होगा तो बराबर में जो सीरीज में लगा हुआ है सर उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है जनाब। इसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर रूल। पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो उसका रूल ये है, एक में वोल्टेज कम होगा तो दूसरे में वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी बेटा यही हो रहा है। सर अगर आपने एक्स को कम किया तो इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस और कम हो जाएगी। जब ये कम होगी ना तो इस सेगमेंट का वोल्टेज कम होगा, और इस सेगमेंट का वोल्टेज कम होगा तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्ट मीटर का वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्ट मीटर का वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्वेश्चन है वोल्ट मीटर की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टेटमेंट दें। तो स्टेटमेंट है इंक्रीज, दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है साहब। अब वो कह रहे सर इसको एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेनेशन ये है कि एज आर एक्स डिक्रीज पी डी ऑफ पैरेलल सेक्शन will decrease, will decrease, ठीक है जनाब। आर एक्स कम होगा तो पैरेलल सेक्शन का वोल्टेज भी कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। 10 वोल्ट मीटर रीडिंग विल इंक्रीज, वोल्ट मीटर रीडिंग विल इंक्रीज। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिवाइडर रूल। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिवाइडर रूल एक तरफ का वोल्टेज कम होगा तो दूसरी तरफ का वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले पूछ रहे हैं ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मॉल एन क्या है, नाम पूछ रहे हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। फिर आपको इन्होंने एक दिखा दिया है वायर। इस वायर में, इस वायर में आई एम नेवी, और इस नेवी में
जहां एरिया लिखा है उस एरिया की जगह बेटा मैंने लिख दिया पाई d² / 4। अब आप देखना बेटा, करंट यहां से चलेगा, यहां से निकलेगा, करंट का एक रास्ता है, तो सर करंट तो होगा सेम। और मैं कहता हूं सेम को काटो, ठीक है ना। करंट तो सर होगा सेम, शुरू से आखिर तक तार एक ही मटेरियल का बना हुआ है। सेम को काटो, सेम को काटो, सेम को काटो। तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर स्क्वायर के साथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर स्क्वायर के साथ, ठीक है जी। अब आप देखिए, जहां डायमीटर डी है, बता रहे हैं वहां स्पीड वी एक्स है। जहां डायमीटर डी है, उस जगह का नाम एक्स है, उस जगह का नाम एक्स है। तो एक्स जगह का नाम है। सर यहाँ डायमीटर डी है, और जहां डायमीटर डी है वहां पर स्पीड वी एक्स है, ठीक है जी। जो जगह है, जगह का नाम एक्स है, एक्स वाली जगह पे डायमीटर डी है, स्पीड वी एक्स है। सर ये तो आसान है। दूसरी तरफ जाइए, दूसरी जगह का नाम वाई है, सर डायमीटर वहां पे d/2 है। वाई पर डायमीटर d/2 है, ठीक। तो बेटा जरा देख के बताइए कि वेलोसिटी डायमीटर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां डायमीटर डी है वहां वेलोसिटी वी एक्स है। सर जहां डायमीटर d/2 होगा, जहां डायमीटर d/2 होगा, सर वहां वेलोसिटी पता नहीं कितनी होगी। उस वेलोसिटी को बोल रहे हैं वी वाई, क्योंकि उस जगह का नाम उन्होंने वाई रखा हुआ है ना, वी वाई। जरा उमर मोहसिन हमें स्ट्रेट मल्टीप्लाई करके बताओ कि वाई वाली जगह पर वेलोसिटी कितनी मिलेगी। स्ट्रेट मल्टीप्लाई। सर अब आप स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शक्ल बन रही है। इस शक्ल में डायमीटर कैंसिल, ठीक है ना, और वेलोसिटी आ जाएगी 4vx। वेलोसिटी आ जाएगी 4vx, ठीक है। डायमीटर आधा, तो डायमीटर का स्क्वायर 1/4 इनवर्सली करा, तो ये बन गया 4 टाइम। वेलोसिटी हो जाएगी 4vx। सर 4vx ये रहा, 4vx ये रहा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट निकालना तो बहुत ही आसान था, दूसरा पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल था, वो मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन दोनों को मिला देना है। अब मिलाने की यार तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मिलाने की तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ब्लू वाला ग्राफ भी हो सकता है, रेड वाला ग्राफ भी हो सकता है, और ग्रीन वाला भी ग्राफ हो सकता है। अब ये मैं कैसे जस्टिफाई कराऊं कि ये कौन सा होगा। जी मायरा जी, आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, हम कैसे मान लें कि कौन सा वाला ग्राफ होगा। वैसे स्ट्रेट लाइन होने का तो चांस कम है, क्योंकि सर डायमीटर स्क्वायर है ना, स्क्वायर में रिलेशन लीनियर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। वेलोसिटी और डायमीटर का रिलेशन स्क्वायर है, लीनियर तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, लीनियर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इसमें से कौन सा होगा, तो बताइए कौन सा वाला होगा। उमर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो? आप ग्रीन के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपका कहना ये है कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं डायमीटर कम हो रहा है, और जब डायमीटर कम हो रहा है तो डायमीटर कम होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होना चाहिए, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होना चाहिए, मुझे भी यही लग रहा है, ठीक है। आपकी बात सही है। अलबत्ता अगर इसको मैं एक्यूरेट वे में बोलूँ ना, एक्यूरेट वे में, तो मेरे पास एक और तरीका भी है, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। मैं कहता यूं बोलता हूँ डी और d/2 के बिल्कुल बिटवीन में, ठीक है ना। अब ये 1d है,
ये 0.5d है। तो बताइए 1 और 0.5 के बिटवीन में क्या आएगा? 0.75d आएगा। ठीक है, 0.75d आएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ऐसा ऐसा करो कि बीच में भी वेलोसिटी प्रॉपर्ली निकाल लो, ठीक है ना, ये बिला वजह मैं लंबी कर रहा हूँ, तो बीच में भी वेलोसिटी प्रॉपर्ली निकाल लो, तो बीच वाली जगह होगी 0.75d, 0.75d। ठीक, और इस पे वेलोसिटी निकालना, उसका नाम मैंने z रख दिया ऐसे ही, z ऐसे ही मैंने रख दिया। जरा निकालना z पे वेलोसिटी क्या बनेगी। तो सर z पे वेलोसिटी निकालने के लिए ना, सर z वाली वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी 0.75 से, d से d वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, और उधर vx मल्टीप्लाई होगा d स्क्वायर से, d स्क्वायर मैंने कैंसिल मार दिया। अच्छा जी, ये जो 0.75 है, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कोई बच्चा बता ना 1/0.75 का स्क्वायर क्या नंबर आ रहा है? 1/0.75 का स्क्वायर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? बोलो बेटा। 1.78 आ रहा है, और 1.78 को मैंने 1.8 ले लिया है। ठीक है, 1.8, तो 1.8 जो होगा ना, ये 1 है, ये 1.8 होगा, तो उम्र की बात बिल्कुल सही है। सर ग्राफ ये वाला बनेगा जो नीचे से गुजर रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने वैल्यू एक्यूरेट निकाल रही है, इसलिए मैंने इसको एक्यूरेट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वरना हम अंदाजे से भी बना सकते थे, क्योंकि देखिए जब टर्म होती है ना स्केच, तो स्केच का मतलब होता है आपको एक्यूरेट वैल्यूज नहीं लिखनी है, जस्ट एक स्केच बनाना है। तो स्केच में इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। जो उमर ने पहले बता दिया था सर ये वाला ग्राफ बनेगा, वो भी बात सही थी, हमें इतनी एक्यूरेसी में नहीं जाना चाहिए था। खैर पढ़ा रहा हूं तो मैंने थोड़ी लंबी कर दी, वरना सही बात है कि सर जो वेलोसिटी है ना, वो तेजी के साथ बढ़ रही है, डायमीटर कम हो रहा है, वेलोसिटी तेजी के साथ बढ़ रही है, तेजी के साथ बढ़ रही है, इसलिए जो ग्रेडियंट होगा वो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा। ठीक है जी उमर, आपकी बात भी सही है, पर मैंने जरा ज्यादा एक्यूरेसी दिखा दी है। अच्छा जनाब, उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाए, क्वेश्चन है डिफाइन कूलम। कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे? सर कूलम को डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। सर चार्ज होता है कूलम, करंट होता है एम्पियर, टाइम होता है सेकंड। तो कूलम इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, कूलम इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है जी, नीचे आ जाए। आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि चार्ज जो होता है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो 1.6 के टेबल में, यानी 16 के टेबल में 80 आता है, यस। 16 के टेबल में 16 आता है, यस। ठीक है जनाब, 16 के टेबल में 16 आता है, यस। 16 के टेबल में 4 आता है, 40 आता है, नहीं। तो कह रहे पॉसिबल चार्जेस बताएं, तो पॉसिबल चार्जेस मैंने बता दिए। ठीक है जी, जैसा क्वेश्चन ऊपर था बेटा, बिल्कुल उसी टाइप का नीचे उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, तो हम दोबारा इस तरह का सवाल नहीं कर रहे। उसी टाइप का सवाल है, ऑल्दो के है थोड़ा सा मुश्किल, पर है बिल्कुल उसी टाइप का, एक कर लिया काफी है। अच्छा जी, जरा जल्दी से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अहम सवाल है, लेकिन इस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट हैं आज, हमजा भी नहीं है, रेयान भी नहीं है, सफ़ीउल्लाह भी नहीं है, खाली उमर मोहसिन है, और उमर हसन भी आज नहीं है। तो इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मंडे को इसको आगे लेके चलते हैं।